नमस्कार। अगले हफ्ते मतलब 13 से 18 अक्टूबर 2025 के लिए भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था में क्या कुछ हो सकता है, इस पर आज हम जरा गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। बिल्कुल, काफी कुछ है इस हफ्ते देखने के लिए। हाँ। और हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर है, मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं, अगले हफ्ते के लिए आउटलुक भी हैं। जी। तो हमारा मकसद सीधा है, इन सब स्रोतों से जो काम की जानकारी है वो निकालना। कौन सी घटनाएं हैं जो मार्केट को हिला सकती हैं, क्या फैक्टर्स रहेंगे सेंटिमेंट के पीछे, और किन बातों पर खास ध्यान देना है। सही। एक तरह से अगले हफ्ते की पूरी तस्वीर जल्दी और गहराई से समझने की कोशिश। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शुरुआती सिग्नल मिल रहे हैं वो थोड़े मिले जुले से हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि भाई उतार चढ़ाव रहेगा, खासकर अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, और कुछ कह रही हैं कि नहीं, ये जो तेजी चल रही है वो शायद जारी रहे। पिछला हफ्ता निफ्टी ने करीब 25,500, अब 25,285, और सेंसेक्स ने 82,500 के आसपास बंद किया था। तो देखते हैं क्या कहानी लग रही है आपको, बाजार का मूड कैसा है अभी। देखिए, पिछले हफ्ते की क्लोजिंग के बाद सेंटिमेंट थोड़ा, आप कह सकते हैं, सतर्कता भरा है। जैसा आपने कहा, कुछ एनालिस्ट रिपोर्ट्स हैं जो अस्थिरता की तरफ इशारा कर रही हैं। मतलब अगर कोई शॉक आया, कोई बुरी खबर आई, तो गिरावट का डर है। अच्छा। लेकिन हाँ, टेक्निकली देखें ना तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। जैसे निफ्टी के लिए 25,100 से 25,150 का जो लेवल है, वो एक पहला सपोर्ट जोन है। पहला सपोर्ट, हाँ। मतलब वहां थोड़ी खरीदारी आ सकती है। पर जो ज्यादा मजबूत सपोर्ट है वो थोड़ा नीचे है, करीब 25,000 या फिर 24,900 से 24,700 के बीच। ओके, ये नीचे के लेवल्स हो गए। और ऊपर की तरफ? ऊपर अगर जाता है बाजार तो 25,350, 25,400 पर पहली रुकावट दिखेगी, मतलब रेजिस्टेंस। और अगर वो पार हो गया तो फिर 25,500 और यहां तक कि 25,800 तक की चाल भी बन सकती है। और बैंक निफ्टी, उसका जिक्र भी था, वहां कुछ खास दिख रहा है क्या? हाँ, बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बन रहा है। टेक्निकल्स में उसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं। अच्छा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ये तो बुलिश माना जाता है ना? जी हाँ, अक्सर इसे मंदी के बाद तेजी का एक शुरुआती संकेत मानते हैं। इसका जो अहम रेजिस्टेंस लेवल है वो करीब 56,800 के पास है। 56,800? हाँ, अगर बैंक निफ्टीज को पार कर लेता है ना, तो फिर अगला टारगेट शायद 58,500 से 59,000 तक का भी हो सकता है। और इसी तरह सेंसेक्स के लिए 82,557 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये तो काफी पॉजिटिव संकेत हैं, खासकर बैंकिंग सेक्टर के लिए। और बाजार की घबराहट, मतलब विक्स का क्या हाल है? हाँ, वो एक अच्छी बात है। जो इंडिया विक्स है, जिसे हम फियर इंडेक्स भी कहते हैं। हाँ, डर का मीटर। बिल्कुल, वो 10.2, 10.5 के नीचे बना हुआ है। विक्स का कम होना आमतौर पर दिखाता है कि बाजार में अभी बहुत बड़ी अचानक गिरावट का डर थोड़ा कम है। ठीक है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। और एक और बात, निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज, जो एक अहम औसत स्तर है, उसके ऊपर वापस आ गया है। अच्छा, ये भी पॉजिटिव है। जी, और आरएसआई जो मोमेंटम बताता है वो भी ओवरसोल्ड लेवल से, मतलब जहां बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी होती है, वहां से सुधर रहा है। तो ये सब शॉर्ट टर्म में थोड़ी मजबूती के संकेत तो हैं। तो मतलब टेक्निकली कुछ उम्मीद दिख रही है, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि सतर्क रहना होगा। तो जाहिर है सिर्फ चार्ट्स पर सब कुछ नहीं चलेगा। इस हफ्ते वो कौन से बड़े इवेंट्स या फैक्टर्स हैं जो असल में मार्केट की दिशा तय करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। टेक्निकल संकेत अपनी जगह है, पर असली डायरेक्शन जो है वो मेरे हिसाब से इन 4 मुख्य बातों से तय होगी। 4 बातें कौन सी? पहला और शायद सबसे अहम, वो है दूसरी तिमाही यानी Q2 के कॉर्पोरेट नतीजे। ये हफ्ता नतीजों से भरा हुआ है। हाँ, ये तो सुना। दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से आने वाले संकेत। ओके, आरबीआई। तीसरा, ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, खासकर अमेरिका और चीन से जुड़ी खबरें और वहां के इकोनॉमिक आंकड़े। ग्लोबल फैक्टर्स। और चौथा, हमारे अपने देश के, मतलब घरेलू मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, जो आंकड़े आने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 पिलर हो गए इस हफ्ते के लिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं। अपने नतीजों को सबसे अहम बताया, और लग भी रहा है कि हफ्ता नतीजों के इनाम रहेगा। कौन कौन सी बड़ी कंपनियां जिन पर सबकी नजरें रहेंगी? देखिए, TCS के नतीजे तो पिछले हफ्ते के आखिर में आ ही गए थे,
और उन्होंने मूड थोड़ा ठंडा सा कर दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कम हुआ, एम्प्लॉय काउंट भी घटा है, हालांकि डिविडेंड दिया है। हाँ, वो तो देखा, आईटी के लिए थोड़ा नेगेटिव था। जी, तो वो एक तरह से आईटी सेक्टर के लिए माहौल सेट कर चुके हैं। अब असली नजरें हैं 16 अक्टूबर को आने वाले इन्फोसिस के नतीजों पर। इन्फोसिस, हाँ। मार्केट ये देखना चाहेगा कि क्या वो अपने FY26 के रेवेन्यू गाइडेंस को क्या उसे 2-3% तक रिवाइज करेंगे, और उनकी डील विंस कैसी चल रही हैं, हाल में जो वर्सेंट का अधिग्रहण किया उसका क्या असर है, ये सब देखा जाएगा। तो मतलब आईटी सेक्टर पे प्रेशर देख सकता है, टीसीएस के नंबर से तो यही इशारा मिल रहा है। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब सवाल यही है कि क्या इन्फोसिस अपने उस वर्सेंट अधिग्रहण और डील पाइपलाइन के दम पर इस ट्रेंड को कुछ हद तक काउंटर कर पाएगा, या ये पूरे सेक्टर में ही नरमी का संकेत है। इसके अलावा HCL टेक और टेक महिंद्रा के नतीजे भी हफ्ते की शुरुआत में ही, मतलब 13 या 14 अक्टूबर को आ सकते हैं। उनसे भी गाइडेंस पर क्लैरिटी मिलेगी। क्या HCL टेक अपना 3-5% रेवेन्यू गाइडेंस मेंटेन करेगा? टेक महिंद्रा क्या गाइडेंस को 0.5% मिड पॉइंट पर रिवाइज करेगा? ये सवाल है। और आईटी के अलावा? आईटी के अलावा बैंकिंग दिग्गज है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनके नतीजे भी आने हैं। हाँ, ये तो बड़े नाम हैं। बिल्कुल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे भी इसी हफ्ते हैं, जो हमेशा ही मार्केट के लिए बहुत अहम होते हैं। फिर ऑटो से मारुति सुजुकी है, और भी कई कंपनियां हैं जैसे विप्रो, टाटा एलेक्सी, HDFC लाइफ, HDFC AMC, एंजल वन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, परसिस्टेंट सिस्टम्स, लिस्ट लंबी है। अरे वाह, ये तो सच में नतीजों का मेला है। तो अलग अलग सेक्टर से क्या उम्मीदें रखी जाएं, मतलब फोकस एरिया क्या होंगे? हाँ, अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस रहेगा। आईटी में, जैसा हमने बात की, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत मायने रखेगी। वीजा फीस का क्या इम्पैक्ट है, कमजोर रुपया जो अभी करीब $88.79 के आसपास है, उससे कितना फायदा मिल रहा है, सैलरी हाइक्स का मार्जिन पर कितना असर है, और सबसे जरूरी आगे डील्स कैसी दिख रही हैं। राइट। बैंकिंग में निम्स यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एसेट क्वालिटी कैसी है, लोन ग्रोथ का आउटलुक क्या है, इन सब पर नजर रहेगी। ऑटो में त्योहारी सीजन की जो शुरुआती मांग है वो कैसी रही, इसका अंदाजा लगेगा। और एफएमसीजी? एफएमसीजी में रूरल डिमांड, मतलब ग्रामीण मांग में कुछ सुधार दिख रहा है या नहीं, और वॉल्यूम ग्रोथ कितनी है, ये देखा जाएगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट एक स्रोत ने बताया है कि जो टॉप 50 लिस्टेड कंपनियां हैं, उनकी ओवरऑल ग्रोथ शायद धीमी ही रहे। अनुमान है करीब 7.5% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ और 6.8% सालाना नेट प्रॉफिट ग्रोथ। सिर्फ 7.5% रेवेन्यू ग्रोथ टॉप 50 की? जी, और अगर ऐसा होता है तो ये लगातार 10वीं तिमाही होगी जब रेवेन्यू ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहेगी, मतलब 10% से कम। ओह, लगातार 10वीं तिमाही है तो सोचने वाली बात है। क्या इंडियन कॉर्पोरेट्स की ग्रोथ मोमेंटम स्लो हो रही है? ये चिंता की बात हो सकती है। बिल्कुल, ये एक ब्रॉडर कंसर्न हो सकता है। खैर, नतीजों के अलावा आपने आईपीओ मार्केट का जिक्र नहीं किया था। क्या वहां भी कुछ हलचल है इस हफ्ते? हाँ बिल्कुल, नतीजों की इस गहमा गहमी के बीच आईपीओ मार्केट भी एक्टिव है। टाटा कैपिटल का आईपीओ, जिसका काफी टाइम से इंतजार हो रहा था। हाँ, टाटा कैपिटल, वो तो बड़ा आईपीओ होगा। जी, वो अगले हफ्ते खुलने की उम्मीद है। अब उसको इन्वेस्टर्स से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, ये ना सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का सेंटिमेंट बताएगा, बल्कि ओवरऑल मार्केट में रिस्क लेने की भूख का भी एक इंडिकेटर होगा। सही है। इसके अलावा कई SME IPOs भी आ रहे हैं जो मार्केट में नई लिस्टिंग और लिक्विडिटी लाएंगे। और LG इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडियन यूनिट है, उसके IPO की भी काफी चर्चा है, वो भी फोकस में बताया गया है। उसकी टाइमलाइन अभी क्लियर नहीं है, पर नजर उस पर भी है। अच्छा, मतलब प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन रहेगा। चलिए, अब आते हैं तीसरे अहम फैक्टर पर, RBI और घरेलू इकोनॉमिक डेटा। आपने कहा था कई महत्वपूर्ण आंकड़े आने वाले हैं इस हफ्ते। जी हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के लिहाज से भी ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोमवार को ही 13 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे CPI इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर महंगाई दर के आंकड़े आएंगे। अच्छा, CPI पहले ही दिन? हाँ, ये वो महंगाई है जो सीधे आम आदमी को इम्पैक्ट करती है। अनुमान है कि ये सालाना 1.9% के आसपास रह सकती है, जो RBI के टारगेट रेंज के अंदर ही है। 1.9%? ये तो काफी कम है। हाँ, अनुमान तो यही है। फिर मंगलवार 14 अक्टूबर को सुबह WPI यानी होलसेल महंगाई दर आएगी। ओके। और बुधवार को शायद सबसे ज्यादा एक्शन है। बिल्कुल।
बुधवार 15 अक्टूबर को तो काफी कुछ है। सुबह 10:30 बजे सितंबर की अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर का आंकड़ा आएगा। अनुमान करीब 5.2% का है। फिर सबसे जरूरी, सुबह 11:30 बजे आरबीआई की जो अक्टूबर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी जी। उसके मिनट्स जारी होंगे। हाँ, ये बहुत अहम होगा। बहुत अहम। इसमें पता चलेगा कि पॉलिसी कमेटी मेंबर्स ने रेट्स क्यों नहीं बदले, आगे महंगाई और ग्रोथ पर उनका क्या सोचना है, क्या भविष्य में रेट कट के कोई संकेत हैं, इस पर मार्केट की पैनी नजर रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि इसका सीधा असर लोन्स और बैंकों पर पड़ता है। जी, और उसी टाइम 11:30 बजे ही M3 मनी सप्लाई और सितंबर महीने का ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब आंकड़े भी आएंगे। ट्रेड डेफिसिट का अनुमान करीब $23 बिलियन का है, जो थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। $23 बिलियन, हाँ, ये ज्यादा है। और फिर शुक्रवार को 17 अक्टूबर को बैंकों की लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े आएंगे, साथ में फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा भी। और हाँ, हफ्ते की शुरुआत में HSB के सर्विसेज और कंपोजिट PMI के आंकड़े भी आने हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हाल बताएंगे। अरे बाप रे, वाकई काफी डेटा पॉइंट्स हैं ट्रैक करने के लिए। तो हफ्ते की शुरुआत में महंगाई और बीच में आरबीआई मिनट्स, लगता है ये दो चीजें मार्केट सेंटीमेंट को सबसे ज्यादा हिला सकती हैं। हाँ बिल्कुल। तो इन सब आंकड़ों और नतीजों को मिलाकर देखें तो इस हफ्ते किन सेक्टर्स पर खास फोकस रखना चाहिए? क्या कहीं कोई रोटेशन देखने को मिल सकता है? हाँ, सेक्टर फोकस और रोटेशन की बात बिल्कुल है। जो अलग अलग स्रोत बता रहे हैं उनके हिसाब से कुछ सेक्टर्स खास नजर में रहेंगे, जैसे कि और एक्सपोर्टर्स, ये अपने नतीजों, ग्लोबल डिमांड कैसी है और डॉलर रुपए की चाल पर चलेंगे। रुपया कमजोर है जो इनके लिए अच्छा है, पर क्या डिमांड में कमी इसे ऑफसेट कर देगी, ये सवाल है। अगर नतीजे ठीक ठाक आ गए और ग्लोबल माहौल शांत रहा तो ये अच्छा कर सकते हैं। एक स्रोत ने से 4 स्टार यानी पॉजिटिव रेटिंग दी है। ओके, आईटी पॉजिटिव। और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, आरबीआई के क्या संकेत आते हैं, लिक्विडिटी कैसी है और नतीजों में लोन आउटलुक, निम्स, एसेट क्वालिटी कैसी रहती है, इस पर इनका दारोमदार रहेगा। बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट तो अच्छा लग रहा है। प्राइवेट बैंकों में रुझान पॉजिटिव बताया जा रहा है, तो इन्हें 3 स्टार, न्यूट्रल से पॉजिटिव से लेकर बुलिश तक की रेटिंग मिल रही है। और कंजम्पशन, रिटेल, एफएमसीजी? देखिए, Q2 के नतीजे बताएंगे कि फेस्टिव सीजन से पहले कंज्यूमर कितना खर्च करने को तैयार है। डी-मार्ट के नतीजे थोड़े हल्के आए थे, वो एक चिंता है। रूरल रिकवरी का अभी भी इंतजार है, तो एक स्रोत ने इसे लेकर थोड़ी सावधानी बरतने को कहा है। 2 स्टार रेटिंग दी है। अच्छा, यहाँ थोड़ी सतर्कता। और मेटल्स और माइनिंग, ये ग्लोबल फैक्टर्स, खासकर चीन से क्या खबरें आती हैं उस पर चलते हैं। चीन का स्टिमुलस पॉजिटिव है, तो हाल की जो तेजी है वो शायद बनी रहे। इन्हें भी 4 स्टार पॉजिटिव रेटिंग मिली है। ओके, फार्मा और रियल एस्टेट? फार्मा में मिला जुला सीन है। यूएस जेनरिक मार्केट में क्या चल रहा है वो अहम है। डोमेस्टिक ठीक ठाक है, इसे 3 स्टार मिक्स्ड रेटिंग है। और रियल एस्टेट, ये सेक्टर तो लगातार मजबूत चल रहा है। फेस्टिव डिमांड, नए प्रोजेक्ट्स की अच्छी पाइपलाइन, ये सब इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसे भी 4 स्टार पॉजिटिव रेटिंग है। और ऑटो के लिए फेस्टिव सीजन की मांग को लेकर उम्मीदें पॉजिटिव ही हैं। ठीक है। और रोटेशन की जो बात हो रही थी, मतलब अगर माहौल बिगड़ता है या सुधरता है तो पैसा कहाँ जा सकता है? हाँ, रोटेशन का चांस बिल्कुल है। अगर ग्लोबल रिस्क बढ़ता है, मान लीजिए यूएस चीन टैरिफ वाला मामला फिर से गरमाया। हाँ, वो एक डर तो है। तो फिर इन्वेस्टर्स सेफ समझे जाने वाले डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ जा सकते हैं, जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स जो रोजमर्रा के सामान बनाती हैं, वो कंपनियां, या कुछ चुनिंदा हेल्थ केयर स्टॉक्स। ओके, सेफ हेवन। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आरबीआई के मिनट्स उम्मीद से ज्यादा नरम निकलें या महंगाई के आंकड़े काफी कंट्रोल में दिखें, तो फिर पैसा वापस साइक्लिकल्स में आ सकता है, मतलब जो इकोनॉमी के साथ चलते हैं, मेटल्स, इंफ्रा वगैरह, और अच्छी क्वालिटी वाले फाइनेंशियल शेयरों में। समझ गया। तो मतलब जहां एक तरफ कुछ पॉजिटिव बातें हैं, वहीं कुछ रिस्क भी हैं जो मूड खराब कर सकते हैं। वो कौन से बड़े खतरे हैं जिन पर नजर रखनी होगी, और कौन सी बातें हैं जो मार्केट को ऊपर खींच सकती हैं? हाँ, दोनों तरफ देखना पड़ेगा। मार्केट को नीचे ले जाने वाले जो मुख्य जोखिम है, मतलब बेरिश ट्रिगर्स, वो हो सकते हैं, एक तो वही यूएस चीन टैरिफ वाला झगड़ा बढ़ना, दूसरा किसी बड़ी कंपनी के नतीजे उम्मीद से बहुत ज्यादा खराब आ जाना, खासकर आईटी या बैंकिंग में, तीसरा इंडिया में इन्फ्लेशन का अचानक बढ़ जाना या पीएमआई जैसे डेटा का बहुत कमजोर आना,
चौथा FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से भारी बिकवाली शुरू हो जाना। पांचवां, क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमतों का फिर से उछलना या कोई नया जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये तो हो गए रिस्क। और पॉजिटिव साइड पे क्या अच्छा हो सकता है? पॉजिटिव साइड पर मतलब बुलिश ट्रिगर्स वो हो सकते हैं Q2 नतीजों में उम्मीद से बेहतर डोमेस्टिक डिमांड दिखना, RBI मिनट्स में आगे नरमी के साफ संकेत मिलना। हाँ, रेट कट की उम्मीद। बिल्कुल, ग्लोबल टेंशन्स कम होना, खासकर US चाइना वाली। IT सेक्टर के नतीजे अगर उम्मीद से बेहतर आ जाए वो एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। और FIIs की खरीदारी जारी रहना। हाल के कुछ दिनों में FIIs नेट बायर रहे हैं, करीब 1300 करोड़ से 2500 करोड़ तक की बाइंग का जिक्र है। और DIIs मतलब हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, वो तो लगातार खरीद ही रहे हैं। ये मार्केट को एक बड़ा सपोर्ट है। हाँ, DIIs का सपोर्ट तो मजबूत है, तो मतलब ये खींचतान जारी रहेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई इस हफ्ते मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो उनके लिए स्रोतों से क्या मेन सलाह निकल रही है? देखिए, ज्यादातर स्रोत यही कह रहे हैं कि थोड़ी सावधानी बरते। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं उनके लिए सुझाव है कि ये जो बड़े इवेंट्स हैं, नतीजे, RBI मिनट्स, US CPI डेटा, इनके आसपास मार्केट में वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। तो अपनी पोजीशंस को हेज करना यानी रिस्क कम करने के तरीके अपनाना समझदारी होगी। हेजिंग, हाँ। और इन्वेस्टर्स के लिए? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए शायद सलाह ये है कि कोई बड़ी नई पोजीशन बनाने से पहले नतीजों का इंतजार कर लें, कंफर्मेशन ले लें, और अगर मैक्रो माहौल ठीक लगता है तभी किसी गिरावट का इस्तेमाल धीरे धीरे सावधानी से खरीदने के लिए करें, एकदम से कूद ना पड़े। सही है, डिप्स को सावधानी से खरीदें। जी, और साथ ही डॉलर रुपए के लेवल और गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स पर भी नजर रखें। ये ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट का अच्छा इंडिकेटर होते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनियां हैं उनके नतीजों की तारीखें जरूर पता रखें। बिल्कुल सही। तो अब इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो ये हफ्ता मेनली Q2 नतीजों के इर्द गिर्द घूमेगा। खासकर IT और बैंकों पर फोकस रहेगा। जी, साथ में RBI के मिनट्स और इन्फ्लेशन डेटा ये डायरेक्शन देने में अहम रोल निभाएंगे। ग्लोबल फ्रंट पर थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर टेक्निकल्स और फंड फ्लो कुछ सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद एक रेंज में रहे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और सेक्टर रोटेशन खूब देखने को मिलेगा। हाँ, संक्षेप में यही तस्वीर लग रही है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी है: कंपनियों की कमेंट्री, आगे के प्लान्स और डिमांड पर वो क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन पर RBI का रुख और आगे के संकेत, ग्लोबल रिस्क फैक्टर्स खासकर US चीन, और निफ्टी के लिए वो करीब 25,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। बिल्कुल, आज की ये चर्चा तो हमारे श्रोतों में जो जानकारी दी उस पर आधारित थी, लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अब त्योहारों का मौसम बिल्कुल पास है। हाँ, फेस्टिव सीजन। ऐसे में क्या कंज्यूमर डिमांड उम्मीदों पर खरी उतरेगी, खासकर तब जब दुनिया भर में थोड़ी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अगले कुछ हफ्तों में नजर रखनी होगी, और ये मार्केट की आगे की चाल के लिए बहुत बहुत जरूरी साबित हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये देखने वाली बात होगी।